तो बच्चों यह वीडियो क्लास 9th के लिए है और हम ग्राम श्री नामक कविता जो है उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह उसका दूसरा पार्ट है, यह दूसरा वीडियो है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ और पंक्तियों को पढ़ते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, जर रहे ढाक पीपल के ढल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दामिर, आलू गोभी बैंगन मूली। तो इसका अर्थ जानने से पहले इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं कि रजत मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोना, दामिर अनार, मंजरियों मतलब बौर जो बाद में आम का रूप ले लेते हैं, आम्र तरु मतलब आम का जो पेड़ होता है, और कोकिला मतलब कोयल, मुकुलित मतलब आध खिला। तो इसका अर्थ समझते हैं कि इन पंक्तियों के द्वारा कवि वसंत ऋतु का मनमोहक चित्रण करते हुए कहते हैं कि स्वर्ण और रजत अर्थात सुनहरी और चांदनी रंग की मंजरियों से आम के पेड़ की जो डालियां हैं वह लद गई हैं, पीपल और दूसरे पेड़ों के पत्ते जो झड़ रहे हैं, और कोयल मतवाली हो चुकी है अर्थात अपनी मधुर ध्वनि का सबको रसपान करा रही है, कटहल की महक महसूस होने लगी है और जामुन भी पेड़ों पर लद गए हैं, वनों में झरबेड़ी का अस्तित्व आ गया है और हरी भरी खेतों में अनेक फल फूल सब्जियां उग गई हैं, जैसे आड़ू आलू दामिर मूली गोभी बैंगन आदि। फिर आगे की पंक्ति को पढ़ते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लह पालक मह धनिया लौकी और सेम फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मीठे मतलब मधुर मतलब मीठे, आंवली मतलब छोटा आंवला। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति के कुछ और सुंदर दृश्य की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो अमरूद पके हैं और मीठे हैं वे अब पीले हो गए हैं, बैर भी पककर मीठे और सुनहरे रंग के हो गए हैं, और आंवलों के आकर्षक छोटे छोटे फल से डाल झूल गया है, खेतों में पालक लहलहा रहे हैं और धनिया सुगंधित हो उठी है, लौकी और सेम भी पककर आसपास में फैल गए हैं, मखमल रूपी टमाटर भी पककर लाल हो गए हैं, और छोटे छोटे नाजुक पौधे भी हरी हरी मिर्च का भंडार लग रहा है। नाजुक पौधों में हरी हरी मिर्च का भंडार लगाया है। तो बच्चों इस कविता को पढ़ने से और इसमें जो फल फूल के नाम कवि ने लिए हैं इससे हम यह जान सकते हैं कि पक्का कवि ने जब यह लिखा है, और यह कवि जो है वह किसी मैदानी इलाके, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि दिल्ली कलकत्ता दिल्ली बिहार यूपी पंजाब ये सब जो मैदानी इलाके हैं, ये फूल फल सब्जियां वहीं मिलती है, तो पक्का वह कवि हमारे किसी मैदानी इलाके के हैं। फिर आगे की पंक्ति, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती, सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तैरते जल में सुरखाब पुलिन पर मरगौठी रहती सोई। बालू मतलब रेत, अंकित मतलब चिन्हित, सरपत मतलब घास पात, तट मतलब किनारा, कलंगी माथे की कलगी जैसे आपने मोर बगुले में देखा होगा, सुरखाब चकबा नामक एक पक्षी, और मगरौठी भी एक पक्षी का ही नाम है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आगे गंगा तट के प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि गंगा किनारे जो विभिन्न रंगों वाले रेत के भंडार है, उस रेत के टेढ़े मेढ़े दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बालू रूपी सांप पड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों, मैंने पहले भी बोला था कि यह जो पंक्ति है गंगा के किनारे कहीं लिखी गई है, तभी हमें
यह सारे फल फूल सब्जी वही होते हैं, तो उससे हमने यह अंदाजा लगा लिया था। हाँ, तो गंगा के तट पर जो घास की हरियाली बिछी है वो बहुत सुंदर लग रही है। साथ में तरबूजों की खेती से तट का दृश्य बेहद सुंदर और आकर्षक लग रहा है। और बगुले तट पर शिकार करते हुए, मछली पकड़ते हुए अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवारते या ठीक करते हैं मानो को कंघी कर रहे हैं। गंगा के जल में चक्रवाक पक्षी तैरते हुए नजर आ रहे हैं, और जो मगरौटी पक्षी है वह आराम से सोए हुए विश्राम कर रहा है। आगे की कुछ और पंक्तियों को पढ़ते हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। तो हिम आतप मतलब सर्दी की धूप, निशी मतलब रात, मरकत मतलब पन्ना नामक एक रत्न, नीलम नभ मतलब नीलम जैसा स्वच्छ आकाश, आच्छादन मतलब शामियाना, हिमांत सर्दियों के बाद वसंत ऋतु, हरना मतलब आकर्षित करना। इन पंक्तियों में गांव की हरियालियों का और प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि जब सर्दी के दिनों में हिम अर्थात ठंड का आगमन धरती पर होता है तो लोग आलसी बनकर सुख से सोए रहते हैं। सर्दी की रातों में ओस पकड़ने की वजह से सब कुछ भीगा भीगा सा और ठंडक सा महसूस हो रहा है। तारों को देखकर ऐसा आभास हो रहा है मानो वे सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। खोए हुए हैं। इस का आकर्षक और मनोहर वातावरण में पूरा गांव मरकत अर्थात पन्ना जैसा लग रहा है। ऊपर नीला आकाश एक शामियाने के समान प्रतीत हो रहा है। फिर कवि कहते हैं कि गांव का वातावरण सर्दियों के बीत जाने के बाद बसंत ऋतु में अपनी शोभा से सभी लोगों के मन को हर लेता है। भाव यह है कि गांव का वातावरण एकदम खुला, साफ सुथरा, निर्मल और सुंदर होता है। तो बच्चों, यह 2 वीडियो में मैंने आपको ग्रामश्री नामक यह कविता समाप्त कर दी। थैंक यू।